नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम सरोकार में। मैं हूं कवीन सचान और सरोकार में आज हम मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची में। झारखंड राज्य 2000 सन में इसका गठन हुआ और अब तक 18 साल का कार्यकाल इसने पूरा किया है। लेकिन जिस तरीके से ये राज्य आगे बढ़ा और यहाँ पर विकास योजनाओं को लागू किया गया, सरकारें आईं और जनता की उम्मीदों को किस तरीके से सरकारों ने पूरा किया, उसको समझेंगे आज के अपने इस खास कार्यक्रम में। और आज का मुद्दा बेहद अहम है। झारखंड की बनावट को देखें और यहाँ के अगर तमाम जो कहूँ कि पोटेंशियल है उसको आप समझेंगे तो ये भारत का सबसे ज़्यादा पोटेंशियल वाला राज्य कहलाता है। 40% भू संपदा यहाँ पर मिनरल्स है, यानी देश में इकलौता राज्य। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर क्या उस राज्य की भू संपदा या फिर मैं कहूँ कि जिस तरीके से मिनरल रिच स्टेट है उसका फायदा आम जनता तक पहुँचा है, इसको समझेंगे। एक छोटा सा आंकड़ा है कि देश की जो पॉवर्टी लाइन कही जाती है, गरीबी रेखा, उस नज़रिए से अगर इस राज्य को देखेंगे तो करीब 40% लोग इस राज्य के गरीबी रेखा के नीचे हैं और 40% ही देश का कुल मिनरल का हिस्सा इस राज्य के पास है। आबादी के लिहाज से 3.3 करोड़ की पॉपुलेशन, अगर हम सरकारी आंकड़े को देखते हैं जिसमें 1.3 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे। सवाल बेहद बड़ा है, समझेंगे रांची से। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जिनका मैं परिचय कराता हूं। हरीश्वर दयाल साहब हैं, प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के सेंट जेवियर कॉलेज में। आपका स्वागत है सर। तालियों के साथ मैं चाहूंगा कि हमारे दूसरे खास मेहमान हैं संजय कुमार, सचिव हैं भारतीय किसान संघ से। आपका सर स्वागत है। पद्मश्री श्री बलवीर दत्त जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बैजनाथ मिश्रा जी हैं, पूर्व राज्य सूचना आयुक्त। आपका स्वागत है सर। और कुणाल अजमानी साहब हैं, अध्यक्ष है फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। और हमारे साथ कुछ यहाँ की जनता, युवा मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में करना चाहूँगा जिस तरीके से हरीश्वर साहब इस राज्य की मैं कहूँ जन्म से लेकर इस 18 साल और नवंबर में 19 साल का सफ़र कैसे देखते हैं। और राज्य, अगर किसी राज्य की सबसे अहम चीज़ देखें तो कहा जाता है वहाँ के पास कितना पोटेंशियल है। वहाँ पर ये राज्य कहाँ पर खड़ा दिखता है, उस नज़रिए से 18 साल में जनता के पास क्या कुछ पहुँचा। गठन के बाद करीब 19 साल पूरा होने जा रहा है और इस बीच में हम लोग देखते हैं तो राज्य का काफ़ी विकास हुआ सभी क्षेत्रों में। जैसे इसका अगर हम देखें तो सकल घरेलू उत्पादन है, जो राज्य की आय है, उसमें भी काफ़ी वृद्धि हुई है पिछले 19 सालों में। प्रति व्यक्ति आय में काफ़ी वृद्धि हुई है, करीब 3 गुना बढ़ गया है वह इस अवधि में, 19 साल की अवधि में। कुछ क्षेत्र थे जिसमें कि कम विकास हुआ था, वह भी काफ़ी तेज़ी पकड़ा। जैसे हम लोग समझते थे कि यहाँ पर कृषि का उतना स्कोप नहीं है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास हुआ है। तो काफ़ी तेज़ी से विकास रहा है इस पिछले 19 सालों में यहाँ का। कुछ चीज़ें हैं, संभावनाएं जहाँ तक हैं तो संभावनाएं तो काफ़ी अधिक हैं, लेकिन बहुत जगह संभावनाएं ही हमारी रुकावट बनती रहीं। जैसे यह मिनरल हमारी रुकावट बनी रही, क्योंकि आप जानते होंगे कि जब हमारा राज्य बिहार का अंश था, उसी समय में या देश के बनने के बाद ही 1947 ऑनवर्ड्स ही यहाँ पे एक फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी था, जिसके तहत कि हम लोगों को मिनरल का जो फ़ायदा होना चाहिए था, मिनरल रहने का, वो फ़ायदा हम लोगों को नहीं हो पाया। दूसरा, वन संपदा हमारा एक अलग संपदा है जिसका कि काफ़ी फ़ायदा हो सकता था, वह भी कई जगह हमारी रुकावट ही बन जाती है हमारे विकास में, क्योंकि फॉरेस्ट क्लियरेंस वगैरह में काफ़ी समय लग जाता है, तो जिसके कारण यह रुकावट ही बना है। लेकिन फिर भी काफ़ी पोटेंशियल है, रिसोर्सेज हमारे पास काफ़ी हैं जिसका कि फ़ायदा उठाया जा रहा है और आगे जा कर के उठा करके इसका और ज़्यादा विकास किया जा सकेगा। बैजनाथ सर की जिस तरीके से कहा दयाल साहब ने कि जो प्लस पॉइंट स्टेट के साथ थे वही कहीं ब्रेकर के तौर पर भी सामने आए जी, तो कैसे देखते हैं इस सफ़र को। और क्या खनिज संपदा या वन संपदा, जो कि मैं कहूँ कि एक बड़ी ताकत राज्य की थी, वो ताकत की बजाय कहीं कमज़ोरी बनती दिखी, और अगर थी तो क्यों। हरीश्वर जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा है। मान लीजिए कि अगर 10 रुपया किलो का लोहा अगर यहाँ हमको मिलता है
तो 10 रुपया किलो का लोहा चेन्नई में भी मिलेगा। ये फ्रेट इक्वलाइजेशन की इसकी चर्चा इन्होंने की। तो ऐसा नहीं है कि 10 रुपये का लोहा हमको झारखंड में मिल रहा है तो चेन्नई वाले को जो है 50 रुपया किलो मिलेगा। यह भारत सरकार की नीति है और इस नीति के चलते जो भी खनिज संपदा, केवल झारखंड की खनिज संपदा नहीं, देश में जहाँ भी खनिज संपदा है, जो भी वहाँ खनिज संपदा पैदा होती है तो वहाँ से पैदा होने के बाद और जहाँ उसको जाना है डेस्टिनेशन तक जाने पर जो भाव होगा, जो कीमत होगी, वही कीमत पर उसको भी मिलेगा जहाँ से वो पैदा होने वाला है। तो खनिज संपदा होने और नहीं होने का जो लाभ हमको होने का मिलना चाहिए था, तो सही अर्थों में वह लाभ हमको नहीं मिला। और जहाँ तक वन संपदा की बात है तो आप जानते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा करीब हैं, वहाँ देख रहे हैं कि फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर के बहुत सारी योजनाएं लटकी पड़ी रहती हैं। राज्य सरकार के विभाग हैं, उनका कुछ अपना दायित्व है, अपने हिसाब से फाइलें चलती हैं, सरकती हैं, आगे बढ़ती हैं। केंद्र सरकार का अपना वन पर्यावरण विभाग है, इसको लंबी कथा है, उसको कुछ आवश्यकता नहीं है। तो वहाँ फाइलें लटकी रहती हैं। अब सड़क बनानी है, इंडस्ट्रीज़ लगानी है, तो हमारी ज़मीन जो है, विकास जो होगा, इंडस्ट्री लगेगी, नए नए जो हमको अगर उद्योग धंधे लगाने हैं तो ऊपर तो बनेगा नहीं, उसके लिए ज़मीन चाहिए। और ज़मीन चाहिए तो हमारे राज्य में एक ज़मीन का विवाद अलग से रहा है कि कुछ ऐसे भी हालात पैदा हुए हैं कि हम ज़मीन जान दे देंगे लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। और जहाँ ज़मीन उपलब्ध है, जहाँ सरकार को देना है, वहाँ फॉरेस्ट क्लियरेंस की दिक्कत हो रही है। तो ये एक दिक्कत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि माटी भी सोना बनती है जब संकल्प आपके पास हो। उस संकल्प का अभाव हमारे जो या दूरदर्शिता, राजनीतिक संकल्प, उसमें कहीं न कहीं कमी रही है, जिसके चलते हम अपेक्षित विकास नहीं कर पाए हैं। परंतु यह है कि विकास की राह पर झारखंड जो है चल पड़ा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सारे आंकड़े, सारे पैरामीटर्स जो विकास के हैं, अब वो बता रहे हैं कि झारखंड जो है वो विकास की दिशा में अग्रसर है और आगे बढ़ेगा। या हम लोगों को आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन रफ्तार धीमी जरूर है लेकिन बढ़ रहा है आगे। बढ़ रहा है। दत्त साहब, क्योंकि लंबा आपका अनुभव रहा है और राज्य जब बना नहीं था, 2000 पहले से, उस वक्त की रफ्तार को देखें और उस वक्त जो मैं कहूँ कि नियम या कायदे थे सरकारों के, चाहे वो राज्य स्तर पर हो या फिर केंद्र स्तर पर, उसके चलते क्या वही रुकावटें कंटिन्यू रही राज्य बनने के बाद भी? और इसीलिए जो विकास की रफ्तार इस राज्य में दिखनी चाहिए थी, इसका जिक्र वैजनाथ साहब कर रहे थे, वो रफ्तार ये हासिल नहीं कर पाया राज्य अब तक। नहीं, झारखंड बनने के बाद विकास तो हुआ है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी सन 2019 में जहां हम लोग पहुंचे हैं, ये 5-7 साल में ही पहुंच जाना चाहिए था। अगर ठीक से चला जाता तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसमें जो विज़न होना चाहिए, जो समर्पणशीलता होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, उसकी बहुत कमी रही है। तो जब तक उस कमी को दूर नहीं किया जाएगा तब तक डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो पाएगा। राजनीतिक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। आप करें बुद्धिमत्ता, एकजुटता या दूरदर्शिता, इसकी कमी जो है, इसकी रफ्तार धीमी होने के पीछे एक बड़ी वजह है। कुणाल साहब, क्योंकि आप इंडस्ट्री से आते हैं, जिस राज्य में इतना ज़्यादा मैं कहूँ रिसोर्स इंडस्ट्री के लिहाज से पोटेंशियल दिखता हो, और आप बेहतर समझा पाएंगे कि क्या वो हिस्सेदारी जो इंडस्ट्री को यहाँ पर दिखती थी या जो क्षमताएं दिखती थी, उसमें से कितना आप हासिल कर पाए हैं और कितना उस राज्य को और उसकी जनता को आप दे पा रहे हैं, और अगर कम है तो वजह इंडस्ट्री को क्या दिखती है? देखिए, पहला तो जैसे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि कार्य तो हुए हैं, राज्य आगे बढ़ा है, बट मैं एक लाइन में ये भी बोलना चाहूँगा, एक्सप्लोर होने की जगह हम एक्सप्लॉइट भी बहुत हुए हैं। आज जिस तरह माइनिंग में हमारे स्टेट में संभावनाएं थी और जो इंडस्ट्रीज़ लगने चाहिए थी, और राजनीतिक इच्छा शक्ति और जो ब्यूरोक्रेटिक टाइम बाउंड तरीके से काम होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं हमें ज़रूर दिखा कि ये लैप्स हुआ है। योजनाएं बनी बट धरातल पे नहीं उतर पाई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कई ऐसे पॉलिसीज़ लाए जो इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करते हैं, बट उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए स्टेट में उसको इम्प्लीमेंट करने का, वो एक कमी रही हमेशा। सबसे बड़ी चीज़ होती है टाइम का महत्व कोई भी प्रोजेक्ट में, इंडस्ट्री में। आज प्रोजेक्ट की जो क्लियरेंस लिमिट है या राइट टू सर्विस एक्ट है या टाइम बाउंड तरीका होना चाहिए, वो हमें देखने को नहीं मिला।
क्योंकि आप एक तरफ लोन भी है आपके ऊपर, एक प्रोजेक्ट का लिमिट है कि आपको इतने दिन में इस प्रोजेक्ट को लाना है। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठते आया है कि वो जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए उसमें कमी पाई गई। दूसरी जो सिंगल विंडो सिस्टम है, इंडस्ट्री के जो क्लियरेंसेज हैं, आप देखिएगा कि एक तरफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करती है, बट आप देखिए लाइसेंसिंग्स बढ़ते जा रहे हैं। आज आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, होटल की बात कर रहे हो, आपको आज 25-30 लाइसेंस लेने पड़ रहे हैं, जो कि आपको टाइम बाउंड तरीके से सिंगल विंडो में तुरंत उपलब्ध होने चाहिए थे। उसकी मॉनिटरिंग होने चाहिए। आप देखो कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग होनी चाहिए। वी आर नॉट द ओनली स्टेट, जैसा बैजनाथ जी ने भी बताया कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो सकता है, बट सेलिंग कॉस्ट आप देखिए कि कई जगह बराबर हो चुका है। आज बिजली की जो समस्या है, हम आज कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी स्टेट बन रहे हैं, बल्कि हमारे पास जो पोटेंशियल है, हमारे पास जो कोयला है, उससे पूरा देश आज बिजली ले पा रहा है। और ये सब चीज़ें प्राइवेटाइज करनी होंगी। हम अगर सरकार सोचे कि बिजली, आज चैम्बर कई वर्षों से बोल रहा है कि आप बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन एटलीस्ट प्राइवेटाइज करिए। एक उद्योग बिना बिजली और ज़मीन के सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, उसकी परिकल्पना हम नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको सरकार को देखनी चाहिए। आज आपके यहाँ अगर उन्हें ज़मीन नहीं मिल रही है, ऐसी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, सरकार ने काफ़ी प्रयास किया है, हम रघुवर जी की सराहना करते हैं। आज मोमेंटम झारखंड, उन्होंने राज्य को विकसित करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को लाने के लिए काफ़ी सफल प्रयास किया। संजय जी, दूसरा एक जो पहलू आता है वो है किसानों का, क्योंकि इस राज्य के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 24% पॉपुलेशन वो शहरों में रह रही है और बाकी 76% आबादी इस राज्य की वो अभी भी गांव, खेती या उसके समकक्ष चीज़ों से जुड़ी हुई है। उसका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसकी जो हिस्सेदारी है वो बहुत बड़ी है। लेकिन क्या इन पिछले 18-19 सालों में उसको हिस्सेदारी में वो रुतबा, वो उसकी ताकत, उसकी पहचान मिली है? कितनी मिली है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि झारखंड बने हुए 19 साल हो गए और 19 सालों में हमने क्या खोया, क्या पाया, ये सब लोग जग जाहिर है। किसानों की जो सबसे मूलभूत समस्या पानी की है, सबसे बड़ी मूलभूत समस्या है, और आज 19 सालों में हम लोग सभी किसान जूझ रहे हैं। माइग्रेशन आप सोच नहीं सकते, सभी वक्ताओं का हम सुन रहे थे। मिनरल्स हैं, कोल्स हैं, माइका है, क्या नहीं है झारखंड में। उसके बावजूद भी आज देखेंगे प्रत्येक साल 4 लाख से ज़्यादा लोग अनसेफ माइग्रेट कर रहे हैं इस राज्य से। क्यों जा रहे हैं भाई? कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा कारण है कि लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी। उसी के बाद देखें तो साथ साथ आप देख लें तो जो हमारा जा रहा है वही जो फार्मर्स है, क्योंकि एक सिर्फ सिंगल क्रॉप्स झारखंड के जमीन में सिर्फ उत्पादन हो रहा है वाटर के चलते, पानी के चलते। पानी का लेवल 400-500 गहराई तक जाने के बाद पानी नहीं निकल पा रहा है, और सिंगल जो क्रॉप्स हो रहे हैं सिर्फ पेडी धान होता है, उसका कोई फसल ही नहीं होता है क्योंकि पानी के चलते। और अगर पानी की समस्या को झारखंड के सरकार ने 19 सालों के बाद पहली बार ऐसा किया है, जैसे कुणाल जी ने कहा भी, सरकार ने एक बहुत बड़ा अच्छा काम किया है कि किसानों के खेत तक बिजली पहुंचा दिया है। बिजली खेतों तक चली गई है, लेकिन जरूरत है कि पानी जो है, पानी की जो सबसे मूलभूत समस्या है, उसका अगर मजबूती के साथ में, अगर मजबूत इच्छा शक्ति के साथ में अगर सरकार इसको करे, एक तो माइग्रेशन हम रोक सकते हैं झारखंड से, जो सबसे महत्वपूर्ण है। माइग्रेशन में जो सबसे बड़ी बात है कि जब फार्मर्स आता है तो उसके साथ में हमारी एडोलसेंट गर्ल्स हैं, उनका भी सबसे बड़ा ट्रैफिकिंग हो रहा है। एक सबसे बड़ी दूसरी चुनौती है। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है ड्रॉप आउट हो रहे हैं बच्चे भी। उसी पर अगर 57 पॉइंट समथिंग बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, तो किसान को गांव में नहीं रहने से कितनी बड़ी सारी चीजें का अगर देखें तो आप आज कहीं ना कहीं जूझ रहा है। सरकार को मजबूत इच्छा शक्ति के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम यहाँ के किसानों को भी समृद्ध कर सकते हैं। नहीं तो फिर जो स्थिति है, पानी की जो सबसे बड़ी समस्या है और उसके चलते आज भी किसान जूझ रहा है। दूसरा है कि जो सब्जी उत्पादन के मामले में झारखंड का कुछ ऐसा जिले हैं जहां पर एक्सपोर्ट ही कर रहा है, लेकिन वो भी वहां भी पानी की समस्या है। तो
अगर इन चीज़ों को अगर फोकस किया जाए तो माइग्रेशन रुकेंगे, असुरक्षित जो पलायन हो रहा है दूसरे राज्यों में उसको रोक पाएंगे। उनको रोक पाने में हम लोग कामयाब होंगे। नहीं तो ये स्थिति बन रहा है, उसके चलते कई प्रकार की चीज़ें जूझ रहा है। और मुझे लगता है कि अगर इनको फोकस कर किया जाए तो ये सारी चीज़ों का समाधान हम लोग किया जा सकता है। आप सब ने हमारे जो पैनलिस्ट उनकी राय सुनी अलग अलग मुद्दों को लेकर, और बेसिक कि किस तरीके से राज्य का विकास होना चाहिए था और उसमें जनता की हिस्सेदारी उसके हिस्से में आया क्या। मैं चाहूँगा आप लोग अब एक एक करके अपनी राय रख सकते हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर। सर, मैं कहना चाह रही थी कि जैसे कि आपने पानी की समस्या कहा, तो अभी कुछ दिनों पहले ही हमारी केंद्र सरकार का पीएमओ ऑफिस से ये नोटिफिकेशन आया है सभी पीडब्ल्यूडीज़ को कि जितने भी आप गाँव में सड़क का भी आप निर्माण करेंगे ना, तो उसमें पीसीसी सड़क की जगह, क्योंकि गाँव का सड़क है तो बहुत हार्ड तो नहीं ना रहना, तो पीसीसी सड़क की जगह वहाँ पे टेबर बार, आप सुने होंगे, टेबर बार का इस्तेमाल करें, जिससे कि जो बारिश का पानी होता है ना, ये शहरों में भी कहीं कहीं इस्तेमाल करने के लिए बोला गया है। तो बारिश का जो, नहीं शहरों में नहीं है सर, तो जो बारिश का पानी होता है ना, तो वो ग्राउंड लेवल पे जाएगा, वो बर्बाद नहीं होगा। फिर वो जैसे पीसीसी सड़क से तो बह करके नाले में, फिर नदी में, फिर समुद्र में, वो तो पानी बर्बाद हो जाएगा। फिर वो जो अगर टेबर बार लगेगा तो उससे पानी सीधा ग्राउंड में जाएगा और फिर वो मतलब बर्बाद नहीं होगा पानी। एक वाटर का भी कंजर्वेशन हो जाएगा और हमारे देश के लोगों को भी मतलब फायदा तो होगा। आप लोग उससे। इसको करते हैं या फिर आप चाहते हैं कि सिर्फ सरकार करे? नहीं सर, ये सरकार करी है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि बस इसके लिए सर जो टेबर बनाने का होता है ना, ये बहुत आसानी से बन जाएगा, बहुत लागत नहीं है। बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन को छोटी लागत से भी बहुत आसानी से इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। अभी आप किसानों की स्थिति की बातें कर रहे थे, हम लोग ये बातें कर रहे थे कि कितनी हद तक सरकार, इतना सारा झारखंड के पास खनिज सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम लोग किसानों की स्थिति में सुधार कर पाने में कहीं भी हद तक मुमकिन नहीं हो पा रहा है। कुछ दिनों पहले अगस्त में मुख्यमंत्री ने अपनी एक योजना लॉन्च की थी जिसके लिए वाइस प्रेसिडेंट आए थे हमारे, तो उनमें उनका टारगेट था कि वो लोग डबल करेंगे फार्मर की इनकम। ये बहुत दिनों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, जब से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। तो इन सारे हालातों के बीच कैसे 2022 तक, महज 3 साल बाकी रह गए, कैसे इनकम डबल होता दिख रहा है? एक अच्छा सवाल है। मैं चाहूँगा कि इस पर जिस तरीके से यहाँ की ज़रूरतें हैं और जो किसानों की आय को दोगुना करने की बात हो रही है, दयाल साहब, अगर हम इकोनॉमिक्स के फॉर्मूले को समझें तो यहाँ पर क्या है जो करना चाहिए बहुत तेज़ी के साथ, अगर हम उस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं? हाँ, इसके लिए काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। ये फार्मर्स, डबलिंग फार्मर्स इनकम एक ऑब्जेक्टिव है हम लोगों का, और काफ़ी हद तक जब शुरू किया गया था उससे काफ़ी ज़्यादा आय बढ़ी भी है। और यह आय सिर्फ कृषि से नहीं है, कृषकों का आय को बढ़ाने की बात है, कृषि से नहीं डबल होने की है। तो इसमें जैसे नॉन फार्म सेक्टर जो है, रूरल नॉन फार्म सेक्टर, वह एक अहम भूमिका निभाने वाला है। पानी की समस्या है, संजय जी ने भी कहा और आपकी तरफ से भी ये उठा, लेकिन पानी की समस्या हमारे यहाँ कई कारणों से है। यह प्राकृतिक कारण भी है हमारे यहाँ, चूँकि एक तो गोंडवाना लैंड का हम लोग पार्ट हैं जिसमें कि पर्कोलेशन पानी का नहीं होता है ज़्यादा, तो इसीलिए हम लोगों को ज़्यादा डिपेंड कर सकते हैं हम लोग सरफेस वाटर पे। हम लोग ग्राउंड वाटर हमारा ज़्यादा रिचार्ज नहीं होगा, और इसीलिए अगर ग्राउंड वाटर का हम लोग दोहन ज़्यादा कर रहे हैं जहाँ, वहाँ हम लोग का वाटर टेबल और नीचे चलता चला जा रहा है, जो शहरों में जो हालत हो रही है। तो इसीलिए ग्राउंड वाटर को डेवलप करने, सरफेस वाटर को डेवलप करने के लिए आप देखिएगा कि डोभा वगैरह का काफ़ी ज़्यादा संख्या में निर्माण किया गया है, या बड़े डायमीटर वाले वेल्स भी बनाए गए हैं कई जगह। आप नरेगा के तहत डोभा का निर्माण काफ़ी जगह किया गया है, छोटे आहर वगैरह हैं उनका भी निर्माण किया जा रहा है, तो बनाया जा रहा है। लेकिन एक वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट की भी ज़रूरत है यहाँ पर, कि ये जो पानी रहेगा उसमें से 3 मेजर यूज़र हैं पानी के, कृषि हैं, डोमेस्टिक यूज़ है पीने के लिए, और तीसरा इंडस्ट्री है। तो उसका भी एक डिवीज़न बनाना ज़रूरी है कि कितना प्रतिशत इंडस्ट्री के लिए यूज़ होगा पानी का, कितना कृषक के लिए यूज़ होगा कृषि में, और कितना डोमेस्टिक यूज़ के लिए होगा। और जो बहुत ही ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं उनसे हम लोगों को थोड़ा सा परहेज रखना होगा। जैसे जो गन्ना की खेती होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, या कई तरह के जो सब्जी या फूल हैं जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, उससे परहेज रखना होगा। तो एक बहुत ही अच्छे क्रॉप मैनेजमेंट की ज़रूरत है, क्रॉप प्लानिंग की ज़रूरत है, और वाटर प्लानिंग की ज़रूरत है। अभी 2 रिपोर्ट आई है, एक तो ग्लोबल हंगर रिपोर्ट है
जिसमें भारत का जो रैंकिंग है वो 102 है। और दूसरा यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है जो कुपोषण को दर्शाती है। हम झारखंड में क्या स्थिति है हम सब जान रहे हैं, लेकिन इसको एड्रेस करने के लिए ऐसा क्या योजना होना चाहिए, ऐसा क्या कार्यक्रम होना चाहिए, और जो है वो कितना कारगर है। ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि मैं झारखंड के अगर आंकड़े देखा था सर कि 45% से करीब बच्चे जो हैं 5 साल के छोटे जो स्टंटेड हैं या माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, करीब 47% के आसपास। इस राज्य में क्या सोशल सिक्योरिटी या उस तरह की जो स्कीम चल रही है उसकी रीच उन गरीब तक नहीं हो पा रही है, और इसीलिए जब हम पॉवर्टी लाइन की बात कर रहे हैं ये आंकड़ा हम ऊपर नहीं ला पा रहे हैं? दत्त साहब, ये तो सरकार पर निर्भर करता है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग हैं इनको एक्टिव होना चाहिए ना। अपने क्षेत्र में जैसे एमपी है, एमएलए है, ज़िला परिषद के अध्यक्ष हैं, पंचायत के लोग हैं, तो सरकार से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन वो एक जैसे सोशल ऑडिट होता है उस स्तर पर बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया, पहले भी मैंने जो अभी बात की उसमें कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो काम करना चाहिए यहाँ पर वो नहीं हो रहा है। तो पॉलिटिकल लेवल पर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। चलिए जी आप बताइए। मैं एजुकेशन के सेक्टर में बात करना चाहूँगा कि झारखंड में एजुकेशन की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है। बहुत सारे मैंने शिक्षकों से बात की, उन लोगों ने बताया मुझे, तो इस दयनीय स्थिति में हम किस कगार पे जा रहे हैं, हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। शहर के बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन गांव के बच्चे कहाँ जाएंगे और वहाँ के शिक्षक कहाँ जाएंगे? सरकारी जो स्कूल का सिस्टम है खासतौर पर प्राइमरी एजुकेशन को लेकर, बहुत से टीचर तो ऐसे पॉलिटिकल कारणों से रख लिए जाते हैं, पढ़ाते भी नहीं हैं और पढ़ाना जानते भी नहीं हैं। और मिड डे मील में क्या गड़बड़ हो रही है उसको भी कोई देखता नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो एजुकेशन यहाँ पर हायर एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन उसकी भी हालत बहुत ख़राब है। यहाँ से हर साल हज़ारों बच्चे झारखंड से बाहर जाते हैं, झारखंड से बाहर जाते हैं इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, करोड़ों रुपया यहाँ से बाहर जाता है। तो सरकार को तो इस और ध्यान देना चाहिए ना। मेहरा साहब का रीचेक सिस्टम या फिर सरकार का, या मैं कहूँ कि जो सिस्टम है नौकरशाही का, वो उन स्कीम्स को लागू अगर नहीं कर रहा है तो जो भी सरकार या जनप्रतिनिधि है उनका रोल बढ़ जाता है। देखिए इसमें कई सवाल और कई तरह की चीज़ें नहीं, क्योंकि हर स्कीम में ज़्यादातर जो सवाल आ रहे हैं ऐसा लगता है कि वो एक बड़ी समस्या है राज्य में। देखिए अभी झारखंड सरकार ने ये कार्यक्रम चलाया था कि गांव का पानी गांव में रोको, तो यह एक अच्छा कार्यक्रम है, वो रोकने की कोशिश होनी चाहिए और उसके सारे तरीके हैं। लेकिन उससे ज़रूरी है कि पानी ही मत रोकिए, जवानी भी गांव में रोकिए। पानी आप रोकेंगे और जवानी गांव में नहीं रुकेगी तो समस्याएं बढ़ेंगी। और जवानी को रोकने के लिए ज़रूरी है कि खेती को आप ठीक कीजिए। खेती ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि उसके खेत तक पानी पहुंचना चाहिए। इन 19 वर्षों में सिंचाई की सुविधा के नाम पर नगण्य काम हुआ है, नगण्य काम हुआ है। शिक्षा की बात अभी युवा कर रहे थे और मैं बिल्कुल परंपरा से हट के मैं बात करना चाहता हूँ। रोज़ गुणवत्तापूर्ण, हरीश दयाल जी प्रोफेसर हैं, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं झारखंड की बात नहीं कर रहा हूँ। गुणवत्तापूर्ण शिक्षक सरकारी विद्यालयों में, सरकारी इंस्टीट्यूशन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो ही नहीं सकती, पढ़ाई नहीं हो सकती है। सिर्फ जॉब मिल सकता है, लोगों को नौकरी मिल जाती है, तनख्वाह लीजिए घर रहिए। ऐसा क्यों लगता है आपको? इसलिए लगता है कि उसमें नियुक्तियां जो हो रही हैं दोनों विभाग में, तो सूचना आयोग में मैंने काम किया है, सबसे ज़्यादा नॉन प्लान का पैसा अगर आता है तो हेल्थ में और एजुकेशन में आता है, वेलफेयर में आता है। और सर्वाधिक करप्शन अगर कहीं है तो हेल्थ में है, एजुकेशन में है और वेलफेयर में है, नंबर 1। नंबर 2, दिन भर कोई भी अच्छा शिक्षक जो है वह गांव में पढ़ाने जाने को तैयार नहीं है, सब शहर में पढ़ाना चाहते हैं। अच्छे लोगों को आप गांव में क्यों नहीं भेज रहे हैं? अच्छा डॉक्टर, जो बढ़िया डॉक्टर होगा, जो कई अलग अलग बीमारियों का इलाज कर सकता हो, गांव में इलाज जाता ही नहीं है। गांव में पोस्टिंग करेंगे, केवल सिविल सर्जन को तय कर देता है, सिविल सर्जन उसको जो है महीना उसका तय है, उसकी सैलरी में से उतना परसेंटेज उसको मिलता है, उस शहर में प्रैक्टिस करता है। टीचर जाता ही नहीं है, उसकी हाजिरी बनती रहती है, बच्चे पढ़ते ही नहीं है।
माने हमने ऐसी शिक्षा व्यवस्था डेवलप की है जहां चपरासी का लड़का चपरासी ही बनेगा, वो अफसर बनने का अवसर उसको नहीं मिलेगा क्योंकि उसको अच्छा टीचर गांव में नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसको प्रतिभा नहीं है, उसको जानकारी नहीं है, वो विद्वान नहीं है, उसको ऐसा कुछ नहीं है, उसको शिक्षक ही नहीं है, उसको रास्ते पर लाने वाले लोग नहीं है। लेकिन मैनेजर साहब, इसी देश में और इस राज्य में भी कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि मैं कहूँ कि सरकारी शिक्षक या सरकारी स्कूलों से पढ़कर बड़े पदों तक पहुंचे हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। हम सारे लोग जो बैठे हुए हैं कविंद्र जी, सारे लोग जो बैठे हुए हैं उसमें अधिकतर लोग सरकारी स्कूलों के ही प्रोडक्ट हैं। इसीलिए मैं कहूँ सरकारी स्कूल का प्रोडक्ट सभी एक तरीके से कहना गलत होगा। हाँ, इसको बदलने की जरूरत है और कसावट की जरूरत है। मैं कुछ और सवालों की जी मेरा सवाल यह है कि इस राज्य में 40% खनिज है और विडंबना की बात यह है कि इस राज्य की 40% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। तो कहीं ना कहीं इस राज्य के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो अपनी निजी फ़ायदा के लिए इस राज्य की जनता के साथ गलत कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि हम क्या वाजिब कदम उठा सकते हैं इसे बदलने के लिए। गुड क्वेश्चन सर। जयाल साहब, सवाल है कि कैसे बदलेंगे? क्या जो हमने अब तक नीतियां अपनाई राज्य में वो विकास या फिर जनतान्मुखी नहीं थी, इंडिविजुअल लेवल तक सीमित थी, उनके मुनाफे तक या उनके फ़ायदे को बढ़ाने वाली तक सीमित थी, या फिर उसे अमल पर लाने में कहीं दिक्कत हुई है? कुछ चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है। पहली चीज़ जो आपने कहा कि खनिज संपदा से संपन्न हम लोग हैं, लेकिन ये खनिज संपदा हमको फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा है। ये खनिज संपदा के कारण हो क्या रहा है? हमारी सड़कें खराब हो रही हैं, हमारा पानी प्रदूषित हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है। और इसका फ़ायदा कहाँ हुआ? अगर सबसे पहला फ़ायदा अगर आप देखिएगा तो चूँकि फ्रेट इक्वलाइजेशन के कारण इंडस्ट्रियलाइज हुआ तमिलनाडु। जो पहला जो थर्मल पावर प्लांट यहाँ के कोल से सेटअप किया गया था वो तमिलनाडु में किया गया। और इंडस्ट्री में चूँकि आप विद्यार्थी हैं, जानते होंगे कि एक स्प्रेड इफेक्ट होता है। जहाँ पर एक पहले इंडस्ट्री लग गई उसके आसपास ही इंडस्ट्री लगना शुरू हो जाता है, जहाँ पे मार्केट है वहीं पे इंडस्ट्री बनना शुरू हो जाता है। तो यह है। दूसरा एक जो कहीं ना कहीं ये एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक कहीं ना कहीं एक वर्ग का आक्रोश या कहिएगा प्रेजुडिस है, जिसको हम लोग क्लास प्रेजुडिस कहते हैं कि पैसा कॉन्ट्रैक्टर ले रहे हैं। ऐसा नहीं है, वह भी राज्य के हित में उतना ही काम कर रहे हैं जितना कि हम और आप काम कर रहे हैं। और कई जगह हमको लगता है कि कुणाल ज़्यादा अच्छी तरह से बताएंगे, कई जगह इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है वो योजनाएं हमारी, क्योंकि हमको अच्छे कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिल रहे हैं। तो यह नहीं है, लेकिन हाँ कुछ रुकावटें ज़रूर हैं जिसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। ज़्यादा हम लोग संपदा लेने की भी कोशिश कर रहे हैं, जैसे खनिज के बदले हम लोग संपदा ले सकें। जैसे रॉयल्टी रेट अगर आप देखिएगा तो काफ़ी लंबे समय से हमारे यहाँ जो रॉयल्टी था, हम लोगों को सिर्फ रॉयल्टी मिलता है खनिज के बदले। और कुछ इंडस्ट्री हैं जो कि खनिज पर आधारित बाद में सेटअप किए गए हैं, उससे कुछ फ़ायदा मिलता है। तो रॉयल्टी हमारा बहुत हद तक, बहुत समय तक वह मात्रा पे निर्भर था, उसके मूल्य पे नहीं। स्पेसिफिक था, एड वेलोरम नहीं। जब एड वेलोरम भी हुआ है, मूल्य पर आधारित हुआ है, तब भी वह जो रॉयल्टी रेट है काफ़ी कम है और लंबे समय से उसे रिवाइज़ नहीं किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से हम लोगों को फ़ायदा मिल सकता है, जिसकी फ़ायदा लेने की कोशिश की जा रही है। जो वास्तविक संपदा है, रिसोर्सेज है, उसको पाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि ज़्यादा निवेश किया जा सके यहाँ पर। कुणाल, इंडस्ट्री के नज़रिए से अगर कहें और जो बातें निकल रही हैं कि रिसोर्स है, लेकिन उस रिसोर्स का क्या फ़ायदा सिर्फ कुछ इंडस्ट्री या इंडस्ट्री को भी नहीं मिल रहा, पब्लिक बहुत दूर की बात है, या पब्लिक तक पहुंच रहा है लेकिन नीतियों या फॉर्मूले के चलते जो उसमें मैं कहूँ कि मिलता है मुआवजा, उसके चलते उसका असल फ़ायदा राज्य नहीं उठा पा रहा है। देखिए, रेवेन्यू तो गवर्नमेंट को काफ़ी उससे आता ही है, बट मेरा मानना है कि जो माइनिंग एरियाज़ हैं वहाँ पे जो योजनाएं चलती हैं उसे सरकार को जो भी ज़्यादा इस स्टेट को मिलना चाहिए, क्योंकि जो उसके हज़ार्ड्स हैं वो वहाँ का आदमी ज़्यादा उससे सह रहा है। वो पीढ़ी नहीं, उसके आने वाली पीढ़ी भी उसके जो इल इफ़ेक्ट्स हैं उसे झेलती है। तो जो जैसे जमाडा गवर्नमेंट ने माइनिंग एरियाज़ में लगाया है, तो उसके जो योजनाएं उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर ढंग से हो, तो मेरे हिसाब से जो माइनिंग एरियाज़ के लोग हैं उसे उनका बेनिफिट काफ़ी हद तक मिलेगा।
और अदर देन माइनिंग में अगर इंडस्ट्री के रोल को समझे और युवाओं को रोजगार को लेकर, क्योंकि इंडस्ट्री सबसे बड़ा सोर्स है रोजगार को लेकर, वो इस राज्य में क्या स्थिति है और क्या उसकी रफ्तार पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती दिखी है? मतलब मैं अगर राज्य के जन्म से देखूँ अब तक 18-19 साल में। देखिए, अभी जो टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्री स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी प्रमोट कर रही है, उसमें काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और जो स्किल डेवलपमेंट का जो जितने ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं, सरकार से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वहाँ के लोकल इंडस्ट्री बेस्ड स्किल डेवलपमेंट करिए। आज ब्यूटिशियंस या इस तरह के जो जिनका यहाँ पे माइनिंग या इंडस्ट्री सेक्टर में यूटिलाइजेशन नहीं है, तो आप एम्प्लॉयमेंट बेस्ड अगर हम स्किल डेवलपमेंट करें तो यहाँ के इंडस्ट्रीज़ को भी बेनिफिट होगा और यहाँ के जो युवा हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। संजय जी, क्या फोकस जब एक मैं कहूँ कि गुमान एक तरीके से हो या फिर पता हो किसी राज्य इंडिविजुअल व्यक्ति दोनों पर लागू होता है कि मेरा प्लस पॉइंट ये है कि मिनरल मेरे पास बहुत ज़्यादा है, उसकी रॉयल्टी से मेरा पेट भरता रहेगा, वो वक्त बदलने का है और अब नए रिसोर्स को ढूंढने और नए क्षेत्रों में युवाओं को या फिर किसानों को या जो पब्लिक है उसको घुसने की ज़रूरत है ताकि वो अपनी आर्थिक ताकत को मजबूत करें? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज इस राज्य में लगभग करीब 60 लाख के आसपास बच्चों की संख्या है जो 18 साल से कम हो, 60 लाख। जैसे 40 लाख के आसपास ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 10th के आसपास में हैं। और ये आप सोच लें कि प्रत्येक वर्ष इतना युवा निकल रहा है और झारखंड ऐसा युवा का राज्य है, आप सोच नहीं सकते। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज सबसे ज़्यादा अगर बच्चे पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, रोजगार के नाम पर जो इस राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं, सिर्फ रोजगार के नाम पर, उनको बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए। मैंने एक स्टडी कराया है और स्टडी में हमने देखा है कि जो यहाँ से लोग जा रहे हैं वो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए 87% लोग जा रहे हैं। बाप, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी नहीं है यहाँ पर। आप जो लड़कियाँ, झारखंड की लड़कियाँ 18 साल से कम उम्र की लड़कियाँ हैं, आज सबसे ज़्यादा झारखंड से अनसेफ माइग्रेट कर रहे हैं, ट्रैफिकिंग शिकार क्यों जा रहे हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी, आजीविका के साधन वो आप नहीं दे पा रहे। कारण क्या है? जितना भी स्किल की ट्रेनिंग चल रही है, मेगा स्किल, कई प्रकार के स्किल्स चल रहे हैं, किसके लिए? 18 साल से ऊपर के लिए। जा कौन रहा है? 18 साल से नीचे के लिए। तो यहाँ पर पैरामीटर चेंज करने की जरूरत है राज्य के लिहाज से। अगर ये नहीं करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है वही पॉजिटिव बातें, सकारात्मक बातें, सरकार के पक्ष की जो बातें हैं वो सबसे पॉजिटिव है। 19 सालों के बाद लगातार मैंने मुख्यमंत्री जी को इशारा किया और कहा कि झारखंड में अगर आप सचमुच चाहते विकास, फोकस में काम करना, तो यहाँ के लड़कियों को, बेटियों को बचाने का आप काम करें। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण काम किया। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, बहुत बड़ा, ये देश का सबसे अनोखा प्रयोग उन्होंने शुरू किया। दूसरा शुरू किया उन्होंने मुख्यमंत्री स्मृति योजना। ये दोनों योजनाओं में आप देख लीजिए, जन्म ले रहा है 5,000 रुपया, मैट्रिक तक पहुंच रहा है, इसको 35,000 रुपये मिलने जा रही है। ये इसके एक तो बहुत बड़ा पॉजिटिव असर पड़ा है। लेकिन दूसरा जो सब पक्ष है कि जो स्किल की बात है, वो स्किल में अगर हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ग्रुप, सबसे बड़ा जो नौजवानों का जो ग्रुप है, जो कहीं ना कहीं बीच बीच में अपना विचारधारा बदल ले रहा है, उसको लगता है कि अब तो हमको कोई रोजगार नहीं मिलेगा, तो जहां पर जाना वो चला जा रहा है रोजगार करने के लिए। तो बेहतर है कि अगर उनके लिए हम सोचे तो मेरे ख्याल से सभी समस्याओं का समाधान होगा। और मुझे लगता है कि सरकार उस पर, मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा फोकस है। अभी उन्होंने जो प्रयास उन्होंने किया है पलायन को रोकने के लिए, असुरक्षित पलायन को कैसे हम रोककर सुरक्षित पलायन की ओर कैसे बढ़े, उसके लिए 2 महत्वपूर्ण काम किया। एक तो उन्होंने डोमेस्टिक वर्कर्स बिल लाया था। मुझे लगता है वो बिल किसी न किसी कारण से पलायन की समस्या से एक तरीके से उसकी दवा ढूंढ ली गई है, उसकी तरफ काम चल रहा है। जी कुछ और, जी आप एक एक करके प्लीज। मैं जानना चाहता हूं कि झारखंड अलग राज्य बनने का जो कारण था वो क्यों बना झारखंड अलग राज्य? 50 साल के आंदोलन के बाद सबसे अलग राज्य का सबसे लंबा आंदोलन झारखंड का रहा। 50 साल के आंदोलन के बाद झारखंड राज्य बना। क्या जो झारखंड चाह रहे थे, जिस मापदंड का झारखंड चाह रहे थे, क्या वो झारखंडियों को उस मापदंड का झारखंड आज नज़र आ रहा है? और क्या
फिर एक जो आप कह रहे हैं जन जंगल ज़मीन की जो यहाँ प्रॉब्लम है, लड़ाई है, जो डेवलपमेंट में बाधक बनी हुई है ज़मीन और जंगल, तो मैं जन जंगल ज़मीन के भी आंदोलन से कुछ जुड़ा हुआ रहा हूँ। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या एक जिसको कहा जा सकता कि अविश्वास का भावना क्या झारखंडियों के अंदर नहीं है अभी भी? वैद्यनाथ साहब, अब सवाल ये कि जो ये मसला है, वैद्यनाथ साहब, मसला ये है कि जिस आंदोलन के चलते राज बना, जिन वजहों के चलते राज बना, वो कहते हैं कि जो मूल यहाँ के निवासी हैं, जो कि कहते हैं कि हमने एक लड़ाई लड़ी, वो कहते हैं हम फिर एक बार हाशिए पर खड़े हैं। न राज्य सोच रहा है बनने के बाद, जो हालात पहले थे वही हमारे। क्या वाकई ऐसा है? और अगर ऐसा है तो फिर उनके लिए क्यों कुछ नहीं हो रहा सरकार या सिस्टम की ओर से? पहली बात तो यह है कि जहाँ भी आंदोलन होता है जिस काम के लिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आंदोलन के बाद जो मिलता है वह उस उद्देश्य के अनुरूप ही मिलता हो, आंदोलन के उद्देश्य के अनुरूप ही। पूरी दुनिया भर के उदाहरण हैं इसमें, नंबर 1। नंबर 2, किसी आंदोलन चला झारखंड का, लेकिन जितना झारखंड का आंदोलन बिका उतना इस देश का कोई आंदोलन नहीं बिका। मैं प्रमाण के साथ एक एक घटना जिक्र कर दूंगा, कोई वो अच्छा नहीं है। यह झारखंड राज्य इसलिए बन गया कि इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने वादा किया कि हम अलग राज्य देंगे, और उसने दिया। और लड़ करके अगर किसी ने अलग राज्य लिया तो उत्तराखंड ने लिया, जो कि बहुत कम समय में लड़ा और एक खास कारण से वो आंदोलन शुरू हुआ था, और लड़ करके उन लोगों ने ले लिया। झारखंड का आंदोलन निश्चित रूप से सबसे पुराना आंदोलन था, लेकिन आंदोलन का के फलस्वरूप जो राज्य मिलता, उस समय जब भी राज्य मिलने का सवाल उठा, समझौते हो गए। कभी कोई काउंसिल बन गई, कभी किसी को बिना स्याही का फाउंटेन पेन दे दिया, लटका के घूमा और प्रसन्न हो गया। लेकिन सवाल ये कि जो लोग, जो उनकी भावना है, उन्हें ऐसा क्यों महसूस होता है कि वो आज भी दरकिनार है, हाशिए पर है, मुख्य धारा में नहीं है? अब क्यों उनको लगता है, जिस झारखंडी की परिकल्पना की जा रही है झारखंडी होना, इस राज्य के मुख्यमंत्री जो 9 हुए हैं, वो खांटी, अगर जिसको आप 24 कैरेट का माल अगर समझ रहे हैं, तो 8 मुख्यमंत्री उसमें 24 कैरेट वाले झारखंडी हुए हैं। और अगर ये राज्य विकास नहीं किया है तो इन झारखंडियों से पूछिए क्यों नहीं विकास हुआ है। इस राज्य में एक ऐसा मुख्यमंत्री रहा है जिसके तहत 6 मंत्री, आधा कैबिनेट जेल में थी, और सारे खांटी झारखंडी थे, 100 टन झारखंडी थे, 100 टन। क्यों हुआ भाई? तो ये दिक्कत क्या है कि यह राज्य बनेगा तो हमारे आपके सबके सहयोग से बनेगा। हम समरसता और समावेशी विकास की बात हम करें, और काम भी सबके लिए करेगा। ये भी सबके है। लिए एक बात जो है, हम लोग इतनी बातें कर रहे हैं, झारखंड की जो मांग की गई थी उसमें एक ये था कि ये बिहार से अलग है, इसकी एक अपनी पहचान है, अपनी अस्मिता है, उसकी रक्षा हम चाहते हैं। लेकिन अभी जैसे बात की झारखंडी मुख्यमंत्री या जो भी कहिए, आदिवासी मुख्यमंत्री कहना चाहते हैं, लेकिन जो यहाँ की साहित्य कला संस्कृति के विकास का कार्य होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हुआ। काफ़ी बार कहा गया, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। अब हमारे साथ ही बना छत्तीसगढ़, वहाँ पर राज्य बनते ही उन्होंने हिंदी ग्रंथ अकादमी बना दी, 150 से ज़्यादा पुस्तकें छप वहाँ चुकी कहाँ हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री बना था? छत्तीसगढ़ से संबंधित कोई भी आप किताब लिखिए वो छाप देगा। ओके, मेरा प्रश्न झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पे है। जैसे कि झारखंड में रांची, धनबाद, बोकारो ऐसे जो भी डेवलप्ड जगह हैं, वहाँ पे तो स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है, अच्छी है, लेकिन वैसे जगह जो गांव है जहाँ पे कि प्रारंभिक चिकित्सा भी किसी को नहीं मिल पा रही है, वैसे गाँवों का स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुधरेगा, इस पे मेरा प्रश्न था। सर 76% पब्लिक गांव या फिर शहरों से दूर जो रह रही है, गांव में है, उनके लिए कैसे देखते हैं? जो हेल्थ सिस्टम है वो कह रहे हैं कि वहाँ पर ना के बराबर है या फिर बहुत जर्जर है। सबसे बड़ी कमी हमारे यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्र में रही, वह हुआ क्या है कि झारखंड, अगर आप देखिए, एक ऐसे राज्य का अंश रहा, मतलब हम लोग कहते हैं कि डबल डिस्क्रिमिनेशन रहा इसको। एक तो बिहार डिस्क्रिमिनेटेड रहा पूरे देश में, और दूसरा बिहार के अंदर झारखंड डिस्क्रिमिनेटेड रहा। तो लंबे समय तक आप देखिएगा कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज जितने थे उतने ही रहे, डॉक्टर्स की संख्या कम रही, जितने मेडिकल कॉलेजेस रहेंगे उतने ही
डॉक्टर्स बनेंगे, तो डॉक्टर्स की संख्या कम रही तो गांव में जाने वाले डॉक्टर नहीं रहे, उसमें भी वो कम जाना चाहते हैं वहाँ पर। तो एक वह बहुत लंबे समय तक ये समस्या रही जो काफ़ी हद तक अब दूर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि नए मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं, लेकिन समय लगेगा वहाँ से स्टूडेंट निकलने में। और बाहर के जो लोग होते हैं या यहाँ के जो लोग बाहर पढ़ लिए हैं वो यहाँ आना नहीं चाहते हैं। तो ये एक यहाँ का दुर्भाग्य रह रहा है, जिस भी कारण से रहा हो ये तो कई इसलिए। और लेकिन फिर एम्स भी आ गया यहाँ। हाँ, लेकिन अब कोशिश की जा रही है गांव सुदूर गांवों में भी। अब अगर आप देखिएगा कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जा रही है। कुछ जगह पर आप देखिएगा कि मेसो हॉस्पिटल जो बने हैं जो हैं उनको उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव किया गया और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी वो और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो कई ऐसे प्राइवेट पार्टनर्स भी हैं जो सरकार के साथ मिलकर के सुदूर क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। मोबाइल, मैं एक और कह दूं कि मोबाइल जो वैन्स हैं वह भी काफ़ी दूर तक जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल। मेरा सवाल कुणाल साहब से है। सर, एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, सर अगर एक न्यू कमर कोई इंडस्ट्री यहाँ सेटअप करना चाह रहा है तो सर उसको सर बहुत सारी चीज़ों को टैकल करना होता है। सबसे पहले सर कि झारखंड बिहार में अमूमन ऐसा होता है कि जब आप कोई भी इंडस्ट्री लगाते हो, जैसा कि सर ने बोला लैंड क्लियरेंस के बारे में, तो सर ने सिर्फ स्थिति बताई, सर उसका समाधान नहीं बताया सर कि ये कैसे इसका समाधान होगा सर। दूसरी चीज़ सर, झारखंड बिहार में सर ये भी होता है सर कि जब कोई छोटे पैमाने पे या बड़े पैमाने पे ये इंडस्ट्री लगा रहा है तो सर उसको करप्शन, सर ग्राउंड लेवल की बात है सर, करप्शन को टैकल करना। सवाल क्या प्लीज संक्षेप में, क्योंकि बहुत सारे भी सवाल लेने प्लीज। सर सवाल है कि सर इसको सर टैकल कैसे करना है सर, एज ए न्यू कमर मैं कैसे टैकल करूंगा इसको सर, ये सब चीज़ों को सर धांधली होती है सर, उसको टैकल कैसे करें। फेडरेशन उसी के लिए है और जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट अभी बना है, EY कंपनीज हैं और इस तरह के EODB जो प्रयास चल रहे हैं, अभी स्टार्टअप्स भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी योजना बनाई है यूथ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। बट वही बात मैंने बताई कि पॉलिसीज़ काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं, बट उसका डिलीवरेंस और क्रियान्वयन अगर सही तरीके से हो, ऑफिसर्स की इच्छा शक्ति अगर बन जाए, तब आप क्यों नहीं कर सकते। ओके, अगला सवाल। सर मेरा सवाल ये है कि हमारे राज्य में देखा जाता है कि हर जगह विकास की, शिक्षा की बात होती रहती है, वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि छोटे बच्चे चाइल्ड लेबरिंग में इंडल्ज है या सड़क किनारे भीख मांगने को दिखते हैं। तो सर उसके लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश के राज्य के भविष्य हैं। चलो मैं सवाल का जवाब दूंगा, कुछ और सवाल एक साथ। थोड़ा असमंजस में हूँ प्राइवेटाइजेशन को लेके, क्या सारा चीज़ का विकल्प प्राइवेटाइजेशन ही है? ओके, LARR एक्ट सर जो ये यहाँ के लोगों को, ये आदिवासियों को ये हक देता है कि आप अपना लैंड को बचा के रख सकते हैं, तो 2000 जो एकड़ ज़मीन जो कि फसल के उपयोग है, मतलब यूज में लाया जा सकता है, वो ज़मीन उनके विदाउट कंसर्न के कैसे दे दिया गया उनको। तो प्राइवेटाइजेशन ही क्या विकल्प है? मैं सवाल बोलूँगा, और कोई सवाल है जी? कई हमारे पड़ोसी राज्य हैं बिहार और गुजरात है जहाँ शराबबंदी की गई है, जिससे हमारी युवा की जो शक्ति है वो बर्बाद नहीं हो रही है। तो क्या झारखंड में हम शराबबंदी नहीं कर सकते, जिससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा सरकार को ही एक तरह से रेवेन्यू के तौर पे होता है? ठीक है, गुड क्वेश्चन। और कोई सवाल आप में से पीछे? सवाल ये है कि हम स्टार्टअप पे बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री पे बात कर रहे हैं और खनिज एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पे बात कर रहे हैं, पर आपने जैसा अभी बताया कि 76% प्रमुख आबादी हमारी कृषि क्षेत्र से जुड़ी है, लेकिन अब धीरे धीरे सरकार की नीतियों से उनको कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो उनका पलायन शहर की तरफ हो रहा है और वो पढ़े लिखे नहीं है या कुछ वजहों से उनको शहर में ठीक से काम नहीं मिला है, वो रिक्शा चला रहे हैं, मजदूर बन रहे हैं। वो किसान को हम पालनहार बोलते हैं और अगर पालनहार मजदूर बनने पर मजबूर है तो ये स्थिति हमारे लिए दयनीय है और हमें उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि किसानों की समस्या को कैसे सुलझाएंगे आप? कैसे, और क्योंकि हम हमारी जड़ें जब तक मजबूत नहीं करेंगे हम अपने राज्य का विकास नहीं कर सकते। 2 सवाल और मैं ले सकता हूँ जल्दी से। सर अभी देखा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज एक थ्रेट बनते जा रहा है और दूसरी तरफ पलामू में मंडल डैम के कारण पलामू फॉरेस्ट में अराउंड 3.4 मिलियन ट्रीज को कट किया जा रहा है। तो ये मंडल डैम डेवलपमेंट है झारखंड के लिए कि इट्स अ थ्रेट? एक लास्ट क्वेश्चन में और जी, इस पूरी डिस्कशन में ये सवाल आया कि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है हमारे राज्य में, राज्य को सरकारें ही चलाएंगी, तो इस राजनीतिक इच्छा शक्ति कैसे आएगी हमारे देश में, हमारे राज्य में, या फिर झारखंड को और कई साल पिछड़ा ही रहना पड़ेगा? ये सवाल। गुड क्वेश्चन। मैं एक एक करके, क्योंकि वक्त कम है, मैं चाहूँगा कि आप पैनलिस्ट में से एक जो सवाल आया कि चाइल्ड लेबर को लेकर
किस तरीके से राज्य में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मैंने देखा है कि जिन राज्यों में गरीबी रेखा से के नीचे ज़्यादा संख्या लोगों की है वो समस्या कहीं ज़्यादा है। सोशल सेक्टर्स की स्कीम्स क्या फ़ायदा नहीं पहुंचा पा रही हैं शाह जी, इसके चलते ये हालत है, या वो उसको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चाइल्ड लेबर जो बच्चे हैं, क्योंकि मैं झारखंड राज्य में 2 कमीशन में मैं ऑलरेडी 6 साल रहा हूँ, बाल अधिकार संरक्षण आयोग में और दूसरा बाल श्रम आयोग में, बड़ी नज़दीकी से हमने देखा है। दोनों आयोग में रहने के बाद मैंने फील किया काम बहुत कठिन काम है। जितना हम आसान से हर चीज़ों को सोच लेते हैं, बोल देते हैं, वो बड़ा कठिन काम है। जिन बच्चों को हम होटल से मुक्त कराते थे पहुंचा देते, और उसके बाद क्या होता था कि माता पिता से ज़्यादा आप हम, सर ये कल क्या लेगा। देश में पहली बार रांची शहर में भानु प्रताप शाही उस समय लेबर मिनिस्टर थे, मेरे साथ में रांची शहर के हर दुकान में हर जगह हमने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 2 घंटा में 184 बच्चों को हमने मुक्त कराया था रांची शहर से। 184 देश का पहली बार कई लेबर मिनिस्टर उन्हीं के माँ बाप वापिस छोड़ाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उनके लिए प्रॉपर रिहेबिलिटेशन सबसे महत्वपूर्ण है। जो चुनौती है आज के डेट में भी कि आज हम जब तक उनके पुनर्वास की पूरी व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक हम इन बच्चों को सड़क से विद्यालय की ओर, इसके लिए नाम हमने दिया सड़क से विद्यालय को ले जाने में सबसे बड़ी चुनौती नंबर 1। आयोग जो बना है, आयोग का मकसद यही है कि सड़क जो बच्चे हमारे स्ट्रीट चिल्ड्रन हो, चाइल्ड लेबर हो। अब सबसे बड़ा कानून 2017 में जो कानून आया है, आप सबको पता होगा, एक बड़ा मजबूत कानून भारत सरकार ने लाया है हम सबके प्रयास से कि अब कोई भी बच्चा अगर किसी होटल्स में बिलो 14 ईयर्स का बच्चा रखता है तो कम से कम 1 लाख की उसका जुर्माना और 1 साल की सजा है। नंबर 2, 14 से तक एज का बच्चे को माता पिता भी अपना विद्यालय के टाइम पे काम नहीं ले सकता है, ये भी कानून में प्रावधान है। अब तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण भारत सरकार ने जो कानून लाया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी अब हजार्डेंट किसी श्रेणी में काम बच्चे नहीं कर सकते। कानून है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज को संवेदनशील होकर सेंसिटिविटी के साथ में हर लोग अगर संकल्प ले ले कि जिसके घर में चाइल्ड लेबर होगा हम उसका यहाँ भोजन नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, उस होटल में नहीं जाएंगे, सब सरकार पर क्यों छोड़ रहे हैं? बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है कि हर चीज सरकार पर हम सब छोड़ने के बजाय खुद निकलना पड़ेगा और ये तय कर लें कि हम लोग जिस होटल में, जिस घर में बाल श्रम होगा वहां भोजन नहीं करेंगे, उसको सामाजिक बहिष्कार करेंगे। चलिए, मैं एक और मसला था दयाल साहब, बहुत अहम है कि क्या सभी विकास के लिए या बड़ी विकास परियोजनाओं के लिए निजीकरण ही एक विकल्प हमारे पास है, और पर्यावरण और विकास के बीच में संतुलन कैसे होगा? हाँ, 2 सवाल हैं। पहले सवाल का तो आंसर यही होगा कि नहीं, निजीकरण ही नहीं है उसका सॉल्यूशन। हाँ, लेकिन अगर निजीकरण भी हो तो उसका एक रेगुलेशन होना चाहिए, रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, और कई जगह उसका सॉल्यूशन दोनों की भागीदारी, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की भागीदारी भी हो जाती है। दूसरा, उस मंडल डैम के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको नहीं बता सकूँगा। जी भाई साहब, इसमें मंगल डैम जो है वो कहा किसी ने कि वो विनाशकारी है कि लाभकारी, तो मैं बताऊं कि उसका अभी बहुत ज़माने से सूखा पड़ा हुआ था, काम नहीं हो रहा था। प्रधानमंत्री जी ने अभी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उसका जो जीर्णोद्धार किया और नया ढंग से शुरू किया है, और वो वहाँ से जाकर के नीचे औरंगाबाद तक के नीचे पानी के लिए व्यवस्था की गई है। जो पेड़ कट रहे हैं आज, जितनी भी योजनाएँ बन रही हैं, हम जो भी कहें, जहाँ पेड़ कट रहे हैं वो जितने पेड़ कटेंगे उससे 5 गुना ज़्यादा पेड़ लगाने का संकल्प है। ये प्रावधान है उस स्कीम के साथ में। बिल्कुल जी, तो वो उस पर पेड़ लगेंगे, जितने पेड़ कटेंगे उससे ज़्यादा पेड़ वहाँ लगेंगे, और उससे क्या होगा कि जो नीचे के इलाके हैं, अब वो एक प्रश्न उठता है कि वो मंडल डैम से झारखंड को ज़्यादा फायदा होगा कि बिहार को ज़्यादा फायदा होगा, यह अभी डिस्कशन का विषय है। लेकिन मुझे लगता है दोनों राज्यों को फायदा होगा, लेकिन उससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। ये ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने पूरा उस पर काम करके, उसको देख करके तो वो उसके उद्घाटन के लिए वो आए थे उस समय। चलिए, मैं एक आखिरी राउंड में आप सबके साथ, कोई एक ऐसा सुझाव आपको लगता है जिसके चलते विकास यात्रा में जनता की भागीदारी को बढ़ा सकते हैं राज्य में,
और उसकी आर्थिक स्थिति को हम मजबूत कर पाएं, एक एक करके। शुरुआत आपसे। नहीं, जनता की भागीदारी काफ़ी ज़रूरी है। सिर्फ हम लोग क्रिटिसाइज़ नहीं करें, उसमें भागीदार बने उसको। जैसे कि अभी बात हो रही थी चाइल्ड लेबर की, आप देखिएगा जितने भी स्कूल बसेस हैं उनके पीछे में एक बोर्ड लगा हुआ है कि चाइल्ड हेल्पलाइन का। चलिए उसमें हम लोग भी सभी कोई भागीदार बनते हैं। जहाँ भी चाइल्ड लेबर देखें उसको हम लोग रिपोर्ट करें, तो वह एक होगा। और दूसरे जगह भी हम लोग जहाँ एक बात हो रही थी राजनैतिक इच्छा शक्ति का, पॉलिटिकल विल का, तो मैं बता दूं कि पॉलिटिकल विल हम ही लोगों से आता है, जनता के विल से आता है। तो अगर हम लोग विकास के मुद्दे या महत्वपूर्ण मुद्दों के आधार पर अगर हम लोग वोट देना शुरू करें तो हमारे लीडर भी हमारी बात मानेंगे, क्योंकि उनको भी हमारे वोट की जरूरत है। संजय जी, कोई एक सुझाव बहुत संक्षेप में सर। बस एक मेरा संकल्प मेरा भी है, आप सबसे भी मैं संकल्प कराना चाहता हूँ कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर को लेकर ईमानदार इच्छा शक्ति के साथ में हम सब मिलकर अगर काम करेंगे, सरकार भी काम करेगी, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि झारखंड एक समृद्ध राज्य तो बनेगा ही देश में। जो एक लोगों के मन में हर जगह झारखंड से लड़की एक तो पहुंचा दो, ये जो मानसिकता है वो खत्म होगा और अच्छे मानचित्र में झारखंड आएगा। जज साहब, मैं बार बार ये सोचना और कहना है कि झारखंड हमारे लिए क्या कर सकता है, उसके बजाय ये सोचना चाहिए कि हम झारखंड के लिए क्या कर सकते हैं। सर, मेरा कहना है कि अभी चुनाव का समय आ रहा है, आप विकास चाहते हैं तो संकीर्णताओं और क्षुद्रताओं में बंद करके जो मतदान आप करते हैं, अपना प्रतिनिधि जो चुने आप, वो अपने बीच से अच्छे लोगों को चुने, जो विजनरी हो, जो आपके लिए काम कर सकता हो, क्योंकि करना उसी को है। और बाद में आप चुन कर देंगे। किसी भी राज्य में, किसी भी देश में सरकार वैसी ही होती है, विधानसभाएं वैसी ही होती हैं जैसे वहाँ के लोग होते हैं। बिल्कुल। अपना प्रतिनिधि आप चुने बढ़िया। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो बदलाव हम समाज में चाहते हैं, दूसरे में चाहते हैं, वो पहले सबसे अपने में वो बदलाव लाएं, तब देखें पावर ऑफ वन इज टू डू एवरीथिंग एंड गिव चेंजेस इन द सोसाइटी। बहुत अहम बात कही कुणाल साहब ने, और वक्त कम है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और आप जनता और युवाओं का कि झारखंड को कैसे बदला जा सकता है, उसकी रफ्तार को कैसे आप बढ़ा सकते हैं, और इसके लिए आपको, हमें सबको एक साथ मिलकर चलना होगा। और किसी पर उंगली उठाने या किसी पर आरोप लगाने से पहले हमें बदलाव के लिए खुद कदम उठाने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सरोकार के आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।